बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे बेटा। तो आई होप मेरी आवाज़ सबको सही तरह से आ रही होगी। बेटा पिछली क्लास के अंदर हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को स्टार्ट किया था। एमसीक्यूज़ की डिस्कशन हम कर रहे थे थ्रू आउट द बुक। और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हमने पढ़ लिया था। और जो है हमारे पास अब हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हम पढ़ रहे थे। हमने प्रोटीन्स तक पढ़ लिया था। लिपिड्स हमने पढ़ना है भाई। देखो, लिपिड्स जो है हमारे पास, लिपिड्स आर द इम्पॉर्टेंट डाइवर्स ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग प्लांट्स एंड एनिमल। देखो, प्लांट्स में भी होता है और एनिमल में भी होता है। ये एमसीक्यूज़ में भी आया था कि बिल्कुल सेम यही लाइन लिखी हुई थी। अच्छा, अब एक और चीज़ है, जो लिपिड का टर्म है, ये ब्लोर ने इन 1943 में इसको यूज़ किया था। ऐसे लिपिड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे कि ईथर में, अल्कोहल के अंदर। सही है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें होती हैं लिपिड्स में। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होता है कार्बोहाइड्रेट की तरह। लेकिन कार्बोहाइड्रेट में आपको पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो बिल्कुल जो है ना वाटर की तरह होता है। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें ऑक्सीजन का रेशियो बहुत कम होता है। और जैसे कि स्टेरिन है, स्टेरिन में आप देख सकते हो C57, H110 एंड O6। तो बहुत कम रेशियो है क्योंकि हाइड्रोकार्बन की लंबी चेन होती है। एंड ड्यू टू हाई क्वांटिटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन दे आर ऑलमोस्ट डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। ये एमसीक्यूज में आ सकता है बेटा कि क्योंकि हाइड्रोकार्बन की लंबी चेन होने की वजह से, हाइड्रोकार्बन की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होने की वजह से ये डबल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सही है। लिपिड का जो पहला ग्रुप है वो है हमारे पास एसाइल ग्लाइसरोल, जिसको हम फैट्स एंड ऑयल कहते हैं। एसाइल ग्लाइसरोल है क्या, होता क्या है, एस्टर ऑफ ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड। आपको पता है कि एस्टर क्या होता है। एस्टर हमारे पास एक अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में जब हमारे पास कंडेंसेशन रिएक्शन होता है तो उसके रिजल्ट में हमारे पास यानी वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है। और अल्कोहल से हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकलता है। देखो बेटा, C डबल बॉन्ड O ये कार्बोनाइल होता है। और अगर इसके साथ OH लग जाए तो ये कार्बोक्साइल हो जाता है। और अगर यहाँ कार्बन की चेन लग जाए तो ये कार्बोक्साइलिक एसिड हो जाता है। तो R कार्बन की चेन के साथ अगर OH अटैच हो तो ये अल्कोहल बन जाता है। तो अगर इस तरह से हमारे पास जो है, लेट्स से कि ये अल्कोहल, ये इसका OH और ये निकल जाए और ये R इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए तो ये एस्टर कहलाता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। तो हमारे पास ये जो फैटी एसिड है ये हमारे पास एस्टरिफिकेशन से बनता है, जिसमें ग्लिसरॉल यानी 3 कार्बन वाला अल्कोहल, 3 कार्बन है, तीनों के साथ OH लगा हुआ है, दिस इज़ ग्लिसरॉल। और ये 3 फैटी एसिड्स हैं। तीनों फैटी एसिड्स हम कहते हैं लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड की लंबी सी चेन होगी तो वो फैटी एसिड कहलाता है। तो ये तीनों जगह, तीनों ग्लिसरॉल में तीनों कार्बन के साथ एक एक फैटी एसिड अटैच हो जाता है तो हमारे पास एसाइल ग्लाइसरॉल बन जाता है। फिर बेटा ग्लाइसरोल, जैसे यहाँ बताया एक बात कि ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल है। ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रखोगे आप। एंड जो है हमारे पास फैटी एसिड क्या है। अच्छा, फैटी तो ग्लाइस हमारे पास जो एसाइल ग्लाइसरोल है वो उसके दो टाइप होते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन की चेन होती है उसमें किसी भी जगह पे कहीं पे भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं है। एग्जाम्पल है स्टेरिन, और ये एनिमल्स में पाया जाता है। ये सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, फैट्स कहते हैं इसको। और अनसैचुरेटेड जिसको हम ऑयल्स कहते हैं, जिसके अंदर की जगह पे डबल बॉन्ड हो सकता है, एक या एक से ज़्यादा। तो ये हमारे पास ये स्टेबल होना चाहिए। एक चीज़ याद रखना, दे आर स्टेबल, हैव अ स्टेबल फिजिकल स्टेट। ये स्टेबल होते हैं बट ये स्टेबल नहीं होते हैं बिकॉज ये सॉलिडिफाई हो जाते हैं और लिक्विफाइड भी हो जाते हैं। और यूजुअली दे आर फाउंड इन लिक्विड स्टेट, जबकि ये सॉलिड स्टेट में थे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड लिक्विड स्टेट में ऑर्डिनरी टेम्परेचर के अंदर। ये प्लांट्स में पाया जाता है। एग्जाम्पल लिनोलिन है, ये सब इसकी एग्जाम्पल है। तो आप में यहाँ पे याद रखोगे स्टेरिन अनसैचुरेटेड की एग्जाम्पल है और लिनोलिन अनसैचुरेटेड की एग्जाम्पल है। सही है, जो कि सीड में पाया जाता है। सही है। और अनसैचुरेटेड ज़्यादातर प्लांट्स में पाया जाता है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखोगे फॉर MCQs।
फिर एक पॉइंट यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अ पर्सन ऑफ एवरेज साइज, एक एवरेज साइज़ का जो पर्सन होता है जिसके अंदर तकरीबन 16 kg फैट होता है, यानी एक नॉर्मल पर्सन है। नॉर्मल ऐसा नहीं है कि एक पर्सन है, एक बंदा है, उसका पेट निकला हुआ है बहुत ज़्यादा, वो थोड़ा चबी है थोड़ा सा, हम उसको कह रहे हैं कि भाई इसके अंदर 16 kg, एक नॉर्मल पर्सन की बात हो रही है। सही है, जो कि तकरीबन 144 इंटू 10⁻³ किलो कैलोरीज़ की एनर्जी रखता है, प्रोड्यूस कर सकता है, जब भी फ़ैट को बर्न करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, फिर आ जाता है बेटा फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड जो है कंडेंसेशन से बनता है, ये बिल्कुल एसाइल ग्लाइसरोल की तरह होता है, लेकिन ग्लाइसरोल में 3 फैटी एसिड होते हैं, तो यहाँ पे 2 फैटी एसिड होते हैं और तीसरी जगह पे फैटी एसिड की जगह फॉस्फेट लग जाता है और उस फॉस्फेट के साथ कोलिन अटैच हो जाता है। सही है, इसको हम फॉस्फेटिडाइल कोलिन भी कहते हैं, इसको हम लेसिथिन भी कहते हैं। सही है, अब यहाँ पे बेटा फॉस्फोलिपिड इज सिमिलर टू एसाइल ग्लाइसरोल एक्सेप्ट 1 फैटी एसिड रिप्लेस बाय फॉस्फ, ये एमसीक्यूज आ चुका है बेटा, ये बिल्कुल सेम एग्जैक्ट ये लाइन यहाँ से यहाँ तक की एमसीक्यूज में पूछी गई थी। सही है, तो फॉस्फेट के साथ यानी तीसरे नंबर पे कार्बन के साथ हमारे पास का फैटी एसिड अटैच होने की जगह फॉस्फेट अटैच हो जाता है और फॉस्फेट के साथ कोलिन लगा हुआ होता है। और क्या बात बताई गई है, फॉस्फोलिपिड आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स, जितने लिविंग सेल्स होते हैं सब में फॉस्फोलिपिड होता है। फॉर्म मेम्ब्रेन, दे आर रिलेटेड टू वाइटल फंक्शन सच एज रेगुलेशन ऑफ सेल परमिएबिलिटी, ये याद रखना कि ये हो सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर पूछ लिया जाए आपसे, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा परमेबिलिटी के साथ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेल मेम्ब्रेन डिपेंड ऑन फॉस्फोलिपिड कंपोनेंट, यानी सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी जो है वो फॉस्फोलिपिड के ऊपर डिपेंड करती है। आप देख सकते हो कि ये फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है जिसमें हाइड्रोकार्बन की 2 चेन है। सही है, जिसको हम उसकी टेल कहते हैं, ये टेल आ गया जो कि हाइड्रोफोबिक होता है, और फिर ये हेड आ गया जिस पे फॉस्फेट ग्रुप होता है, यानी जिसमें ऑक्सीजन भी है, तो ये हमारे पास हाइड्रोफिलिक ग्रुप होता है, ये पोलर होता है और ये नॉन पोलर होता है। फिर आ जाता है वैक्सेस। वैक्सेस की कॉम्पोजिशन थोड़ी सी अलग है, वैक्सेस भी एस्टर्स होते हैं, बट यहाँ पे एस्टर लॉन्ग चेन मोनो अल्कोहल्स होता है। मोनो अल्कोहल का मतलब है, देखो भाई एक ही OH लगा हुआ होगा और उसके साथ कार्बन की चेन बहुत लंबी होगी, एंड लॉन्ग चेन फैटी एसिड, एक फैटी एसिड और एक अल्कोहल, बस यहाँ पे कोई ग्लिसरॉल वगैरह वो वाली कहानी नहीं है। तो ये फैट्स बनाता है, तो फैट्स क्या करता है बॉडी में, प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाता है ऑन स्टेम, ये याद रखना। सही है, स्टॉक, लीव्स, पेटल्स, फ्रूट्स, स्किन, एनिमल स्किन एंड फेदर, इन सब में ये प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाता है। दे आर वाटर रिपेलेंट, वाटर रिपेलेंट होता है वाटर को लॉस होने से बचाता है। नॉन रिएक्टिव होता है, यानी स्टेबल होता है, डिग्रेड नहीं होता। इट्स नॉन ड्यू टू इट्स नॉन पोलर नेचर, देखो ये वाटर रिपेलेंट और नॉन रिएक्टिव अपने नॉन पोलर नेचर की वजह से होता है। सही है। अच्छा, नेचुरल बी वैक्स एंड क्यूटिन फॉर्म क्यूटिकल ऑफ लीव्स एंड सिंथेटिक वैक्स जनरली ड्राइव फ्रॉम पेट्रोलियम और पॉलीथिलीन। तो याद रखना कि सिंथेटिक वैक्स हमारे पास ये नहीं होता कि भाई मोनो अल्कोहल हो जाए और फैटी एसिड हो जाए, दे आर ड्राइव फ्रॉम पेट्रोलियम एंड पॉलीथिलीन। अच्छा जी, फिर आ जाता है टर्पेनॉइड्स। टर्पेनॉइड्स एक अलग क्लास है, इसको हम ड्राइव लिपिड्स कहते हैं, दे आर नॉट एस्टर्स, ये एस्टर्स नहीं होते। अभी तक हमने देखा कि भाई एसाइल ग्लाइसरोल भी एस्टर था, फॉस्फोलिपिड भी, और बट ये एस्टर नहीं है, वैक्सेस भी एस्टर्स थे, ये एस्टर्स नहीं है। दे आर आइसोप्रीन्स, देखो इसके अंदर आइसोप्रीन मौजूद होता है, दे आर आइसोप्रीनॉइड्स यूनिट, दे आर हैविंग आइसोप्रीनॉइड्स यूनिट विच आर ड्राइव फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ लिपिड, बट ये हमारे पास आइसोपेनॉइड यूनिट C5H8 होते हैं। ये भी MCQs के लिए आप याद रखोगे। सही है। अच्छा भाई, अब हमारे पास टर्पीन्स की पहली क्लास है, टर्पीन्स। टर्पीन्स जो है हमारे पास दे आर सिंपल, इसके अंदर आइसोपेनॉइड यूनिट होते हैं, स्मॉल साइज़ होता है टर्पीन्स के, वॉलेटाइल होता है, वॉलेटाइल का मतलब है हवा में एवापोरेट, तो ये ख़ास तौर पे जो है हम वॉलेटाइल नेचर के यूजुअली यूज़ करते हैं फ्रेगनेंस वगैरह बनाने के लिए, खानों में डालने के लिए, जो हम खानों में जैसे इलायची डाल देते हैं। अब सोचो कभी आप बिरयानी खा रहे हो, इलायची मुंह में आ जाए, तो इट नॉट लुक सो गुड
बट अब आ जाती है तो क्या करें, सही है। तो अब वो मुंह में आ गई तो आप क्या करोगे, तो क्यों डाली, अच्छा नहीं लग रहा है तो क्यों डाली, ताकि उसकी वजह से एक फ्रेगनेंस क्रिएट हो जाए, वो टेस्ट अच्छा देता है। तो उसके अंदर वॉलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं जो कि एवापोरेट होते हैं और वो फिर प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी तरह से हम इनको फ्रेगनेंस के लिए, फ्लेवर्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारे पास मेडिसिन्स है, फ्रॉम ऑयल ऑफ बे, ग्रैन ऑयल है फ्रॉम रोज़, लेमनिन है, लेमन ऑयल, मैंथोल फ्रॉम पिपरमिंट, इन चीज़ों से निकाला जाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन ए के कंपोनेंट्स होते हैं, A1 A2 के, क्लोरोफिल होता है, as well as some other molecules which is utilized in the synthesis of rubber and latex। ये भी पूछा जाता है बेटा रबर एंड लेटेक्स के बारे में, ये क्या होता है, तो ये टर्पीन्स होते हैं। अगली बारी है बेटा स्टीरॉइड्स की। स्टीरॉइड्स एक और क्लास है टर्पेनॉइड्स की, जो कि इसके स्पेशलाइज न्यूक्लियस होता है 17 कार्बन से बना हुआ। याद रखना ये भी MCQs में आता है 17 कार्बन वाली बात। और जिसमें 4 फ्यूज रिंग्स होती हैं, यानी देखो 4 फ्यूज रिंग्स हैं ABCD, जिसमें ये ABC ये 6 कार्बन वाले रिंग है, हेक्सागोनल रिंग है, और ये D जो है ये पेंटागोनल रिंग है, सही है। और इसके अलावा इसके अंदर 2 प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं, ये रहे, जिसकी जगह कुछ भी अटैच हो सकता है। तो देखो जितने भी स्टीरॉइड्स होंगे उसके अंदर ये रिंग्स तो होंगी, ये न्यूक्लियस तो होगा, बाकी इस जगह पे और इस जगह पे कुछ भी अटैच हो सकता है, तो स्टीरॉइड्स चेंज हो जाता है। हमारी बॉडी के अंदर ये ख़ास तौर पे स्टीरॉइड्स हार्मोन्स की तरह एक्ट कर, हार्मोन्स ही होते हैं, बल्कि तरह के हार्मोन्स होते हैं। सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे टेस्टोस्टेरोन है, मेल में होता है, पता है। मेल में टेस्टोस्टेरोन जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस कराता है, स्पर्म्स की प्रोडक्शन कराता है। सेकेंडरी सेक्सुअल मेल को मेल वाली कैरेक्टर, देखो जब बच्चा पैदा होता है तो उसको हम कैसे पहचानते हैं लड़का है या लड़की है, ऑब्वियसली उसकी जेनाइटल्स को देखते हैं। अगर फीमेल जेनाइटल्स हैं तो हम कहेंगे भाई फीमेल, दिस इज़ द प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर। और सेकेंडरी क्या होता है, जब वो लड़का है, लड़का बड़ा होगा तो उसकी बॉडी मेल जैसी डेवलप होगी। अगर लड़की है, लड़की बड़ी होगी तो उसकी बॉडी फीमेल जैसी डेवलप होगी। तो ये सेकेंडरी कैरेक्टर, जैसे कि भाई फॉर एग्जांपल मॉस्टेच का पेयर हो जाना, बियर्ड का आ जाना, शोल्डर्स का ब्रॉड हो जाना, मसल्स का डेंस हो जाना, ये सारी मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से प्रोड्यूस होती है। टेस्टोस्टेरोन मसल डेंस करवाता है, वॉइस को ग्रेव करा देता है, आवाज़ भारी करवा देता है, सही है। मॉस्टेच, फेशियल, बॉडी में हर जगह हेयर। अब एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताऊँ, टेस्टोस्टेरोन जब का लेवल जब बढ़ता है तो बॉडी में हर जगह बाल उगने लगते हैं, सिवाय सर के बाल के। टेस्टोस्टेरोन हर जगह बाल उगाता है, सर के बाल गिरा देता है, सही, बाल गिरने लग जाते हैं। तो दैट इज़ इंडिकेशन कि भाई उस बंदे के अंदर, उस मर्द के अंदर जो है ना टेस्टोस्टेरोन सही प्रोड्यूस हो रहा है। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन है, ये फीमेल सेक्सुअल हार्मोन्स हैं, फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल्स को प्रोड्यूस कराते हैं, प्यूबर्टी को इनिशिएट कराते हैं। और इसी तरह से जो है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस करते हैं फीमेल के अंदर, जैसे ब्रेस्ट का डेवलप हो जाना, वॉइस का शिल रहना, मसल्स का डेंस ना होना, शोल्डर का नैरो हो जाना, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स करवाते हैं। अच्छा जी, फिर आ जाता है कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स हमारे पास दूसरे, यानी कैरोटिनॉइड्स ये पिगमेंट होता है हमारे पास, पॉलीटर्पीन्स होते हैं, जो कि लॉन्ग चेन हमारे पास आइसोप्रीनॉइड्स यूनिट्स होती हैं जिसके अंदर, ये याद रखना, सही है। और इसके अंदर 2 रिंग्स होती हैं जो कि एक दूसरे के साथ लंबी चेन के साथ, आइसोप्रीन चेन के साथ जुड़ी हुई होती हैं। ये पिगमेंटेड कंपाउंड होते हैं, जैसे कि हमारे पास क्लोरोफिल है, साइटोक्रोम है, फोटोक्रोम्स है, फाइटोक्रोम्स है, लैटेक्स है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसलिए मुझे लगती है क्योंकि पिछली बुक में ये नहीं थी, अब इंक्लूड है। प्रोस्टाग्लैंडिन इज़ अ ग्रुप ऑफ लिपिड मेड अप ऑफ मेमेलियन टिश्यू। ये एक ग्रुप ऑफ लिपिड है, मेमेलियन टिश्यू से बनता है, एट अ साइट ऑफ टिश्यू डैमेज, जहाँ टिश्यू डैमेज होता है या कोई इन्फेक्शन होता है वहाँ पे मौजूद होता है। ये डील करता है इंजरी से, हिलने से, आपको कोई चोट लग जाए तो चोट में दर्द हो रहा होता है, ये चीज़ें होती है, तो ये क्यों होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन वहाँ रिलीज़ हो जाता है। होता है ना कभी चोट लग गई, फ़ौरन दर्द नहीं हो रहा, थोड़ी देर के बाद दर्द होता है, तो क्यों, क्योंकि उस वक्त अभी चोट लगी है ना, अभी फ़ौरन से प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं होगा, थोड़ी देर के बाद होगा, तो फिर जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस होता है, रिलीज़ होता है, तो फिर आपको दर्द होना शुरू हो जाता है, सही है। तो ये काम करता है कि भाई ये पेन को सेंस करवाता है, इंटेंसिटी ऑफ सेंसेशन ऑफ पेन, ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, क्लॉट फॉर्मेशन कराता है, खून आ रहा है। इसी तरह से इंडक्शन ऑफ लेबर, यानी
इम्यूनिटी को प्रोड्यूस कर रहा है। इंडक्शन ऑफ लेबर, इंडक्शन ऑफ लेबर हम कहते हैं मदर की बॉडी, जब बेबी जो है जिसकी बर्थ होने वाली होती है तो मदर की बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है, दैट कॉन्ट्रैक्शन इज़ लेबर। सही है। और इसी तरह से हम एस्पिरिन जब लेते हैं, एस्पिरिन टू रिड्यूस फीवर एंड डिक्रीज पेन डिपेंड ऑन इनहिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। देखो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है एक फैटी एसिड होता है जिसका नाम है एराकिडोनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, ये बनता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स में। तो भाई अगर किसी तरह से एराकिडोनिक एसिड को रोक दिया जाए तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बनेंगे। कैसे रोका जाएगा? एक एंजाइम है जिसका नाम है कॉक्स, इसको हम कहते हैं साइक्लोऑक्सीजनेस। तो इसको रोक दिया जाता है, इस एंजाइम को ब्लॉक कर दिया जाएगा तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनेंगे ही नहीं, तो पेन नहीं होगा, ये चीज़ नहीं होगी। तो हम पेन किलर जो लेते हैं वो यही कर रहा होता है। अच्छा जी, फिर आ जाता है न्यूक्लिक एसिड के बारे में। सही है, लिपिड की बात यहाँ तक कंप्लीट हो गई। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। न्यूक्लिक एसिड, फ्रेडरिक मीशर नाम का साइंटिस्ट था, स्विस फिजिशियन था, जिसने क्या किया था, पहली दफ़ा न्यूक्लिक एसिड को पस सेल में से डिस्कवर किया था और उसने उसका नाम दिया था न्यूक्लिन। बाद में जब पता चला कि उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी है तो उसको नाम रख दिया गया न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का जो मोनोमर होता है बेसिकली वो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। ये हमारे पास हाई मोलिकुलर वेट होता है। दे आर प्रेजेंट इन लिविंग थिंग फ्रॉम वायरस टू मैन, वायरस से लेके मैन तक सब में प्रेजेंट होते हैं। दो किस्म के हमारे पास न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और एक राइबोन्यूक्लिक एसिड। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि जो शुगर होता है क्योंकि न्यूक्लिक एसिड के अंदर, उसके अंदर एक ऑक्सीजन कम हो जाए तो डीऑक्सी, और अगर नॉर्मल है तो वो हमारे पास राइबोन्यूक्लिक एसिड कहलाता है। न्यूक्लियोटाइड की कॉम्पोजिशन बता देता हूँ बेटा। न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 चीज़ें होती हैं हमारे पास। देखो, एक शुगर होता है, 5 कार्बन वाला शुगर है, सही, इट्स अ पेंटोज शुगर। और 5 कार्बन वाला शुगर नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैच होता है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है, और फिर इसके साथ फॉस्फेट अटैच हो जाता है तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो ये बेसिकली इस तरीके से जो है ना ये होता है अटैच। तो मैं आपको इसको समझा देता हूँ, दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा यहाँ पे अलग तरह से लिखा हुआ है, मैं आपको जो है ना इसकी पूरी एक डायग्राम बना के समझा देता हूँ और ज़रा ये सब भी बता देता हूँ, प्यूरीन, पायरिमिडीन, इन सब के बारे में भी, ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए। अच्छा जी, तो ये हम आ गए ब्लैंक पेज पे। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि भाई किस तरीके से हमारे पास ये न्यूक्लियोटाइड बनता है। देखो भाई, सबसे पहले एक 5 कार्बन वाला शुगर होता है, ये पेंटोज शुगर है, सही है, दिस इज़ द पेंटोज शुगर। और ये इसका कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5वां कार्बन 5वां रिंग से बाहर होता है। नंबर 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच हो जाता है तो ये बन जाता है हमारे पास न्यूक्लियोसाइड, सही है, ये बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। और 5वें के साथ जब फॉस्फेट अटैच होता है तो इट बिकम न्यूक्लियोटाइड, सही है। अच्छा बेटा, तो ये वाली जो साइड है न्यूक्लियोटाइड की, दिस इज़ कॉल्ड 3 प्राइम एंड, जो खाली है। और ये वाली जो साइड है दिस इज़ कॉल्ड 5 प्राइम एंड। क्यों इसको 3 प्राइम और 5 प्राइम को इतनी ज़्यादा इस पर जो है तवज्जो क्यों दी गई, मैं आपको समझाता हूँ क्यों। देखो भाई, अब जब एक और नया न्यूक्लियोटाइड आएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड है ना, दिस इज़ कॉल्ड मोनो न्यूक्लियोटाइड। अब अगर एक और न्यूक्लियोटाइड आ गया, सही है, अब ये कैसे अटैच होगा, इसका ये फॉस्फेट इसके 3rd नंबर के हाइड्रोजन के साथ अटैच, 3rd नंबर के कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। तो एक फॉस्फेट इज़ अटैचिंग 2 कार्बन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ एन एस्टर बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम कहते हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, सही है। और अब ये वाला एंड जो है, देखो ये वाला एंड, इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं है तो इसका जो 5 कार्बन है उसके साथ फॉस्फेट अटैच है, बट ये बॉन्ड बनाने के लिए खाली बैठा हुआ है तो ये फ्री एंड है, तो ये कहलाता है 5 प्राइम एंड।
और देखो इसके कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच हुआ था तो इसका 3 फ्री है अभी, यहाँ पे कोई दूसरा नया न्यूक्लियोटाइड अटैच नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड 3 प्राइम एंड। सही है, तो 5 प्राइम ये ऊपर वाला एंड ये 3 प्राइम ये नीचे वाला होता है। अब ये मॉलिक्यूल हमारे पास मोनोन्यूक्लियोटाइड नहीं कहलाएगा, अभी हमारे पास कहलाएगा डाई न्यूक्लियोटाइड। सही है। अच्छा, नाइट्रोजिनस बेस के बारे में बता दूं बेटा। नाइट्रोजिनस बेसिस जो होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास क्या होता है, ये बेसिकली हमारे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होते हैं। दो किस्म के होते हैं। एक होता है हमारे पास प्यूरीन। प्यूरीन इज़ अ डबल रिंग स्ट्रक्चर। सही है, प्यूरीन जो है हमारे पास वो एक डबल रिंग स्ट्रक्चर है, इस तरह से हमारे पास मौजूद होता है। तो दो एग्जाम्पल, एक है हमारे पास एडिनिन और एक है हमारे पास गुआनिन, जबकि दूसरा पायरिमिडीन होता है। दूसरा हमारे पास पायरिमिडीन है, ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। सही है। इसके अंदर एग्जाम्पल है हमारे पास साइटोसिन जो डीएनए और आरएनए दोनों में होता है, थायमीन जो सिर्फ डीएनए में होता है, एंड यूरासिल जो सिर्फ आरएनए में होता है। सही है, ये डीएनए में होता है, सिर्फ डीएनए में, आरएनए में नहीं होगा। और ये यूरासिल सिर्फ आरएनए में होगा, डीएनए में नहीं होता है। सही है। अच्छा जी, तो ये तो इसकी बात हो गई भाई। अब जो है मोनोन्यूक्लियोटाइड, आपको मोनोन्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल में एटीपी है, एडीपी है। एक एटीपी, हमारी बॉडी में एटीपी का इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जब भी एनर्जी की ज़रूरत होती है तो एटीपी, ये देखो एक एटीपी है, 3 फॉस्फेट अटैच है, 1 2 3, तो एटीपी कहलाता है। एक फॉस्फेट निकलेगा, 1 2 रह जाएंगे, एडीपी कहलाएगा। तो जब एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है तो ये एनर्जी रिलीज़ करता है। तो दी एनर्जी है 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल या 3.81। ये एनर्जीज आपने याद रखनी है। डाइन्यूक्लियोटाइड होता है, डाइन्यूक्लियोटाइड के अंदर हमारे पास अलग अलग NAD है। सही है, ये बायोएनर्जेटिक्स में पढ़ाऊँगा इनका फंक्शन क्या होता है, बस एग्जाम्पल याद रख लो। सही है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को एक रिएक्शन से लेते हैं और दूसरे रिएक्शन में ले जाके छोड़ देते हैं। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड तो मैंने बता दिया, 3 और 5 प्राइम एंड क्या होता है ये भी बता दिया। सही, आई डू होप यहाँ तक की बात क्लियर होगी। पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर हमारे पास डीएनए होता है, एंड डीएनए का स्ट्रक्चर भी आपको पढ़ा देता हूँ मैं यहाँ पे। ओके बेटा, तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया डीएनए का स्ट्रक्चर। देखो डीएनए इट्स अ डबल स्टैंडर्ड पॉली न्यूक्लियोटाइड। डीएनए एक डबल स्टैंडर्ड पॉली न्यूक्लियोटाइड होता है। देखो एक ये स्ट्रैंड हो गया, देखो ये एक न्यूक्लियोटाइड था, ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ा डाई न्यूक्लियोटाइड बना, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल जाते हैं तो ये पॉली न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो ये एक स्ट्रैंड बन गया, ये इसकी 5 प्राइम एंड है और ये इसकी 3 प्राइम एंड है। और इसके सामने जो दूसरा स्ट्रैंड होता है वो उल्टा होता है। देख रहे हो, ये शुगर का मुँह ऊपर है, ये नीचे की तरफ है, ताकि ये नाइट्रोजिनस बेस आमने सामने आ सके और ये अटैच हो सके। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है, एक अपवर्ड होता है और एक डाउनवर्ड होता है। तो इसका 3 प्राइम एंड ऊपर होता है, इसका 5 प्राइम एंड नीचे होता है। अच्छा, अब होता क्या है बेटा, ये आपस में जुड़ते कैसे, ये हमेशा नाइट्रोजिनस बेस के साथ जुड़ते हैं। तो एक चीज़ याद रखना जिसको हम शगाफ रूल कहते हैं। शगाफ रूल, शगाफ वॉज अ साइंटिस्ट जिसने ये रूल बताया था। एडिनिन के साथ हमेशा थायमीन, गुआनिन के साथ हमेशा साइटोसिन, साइटोसिन के साथ हमेशा गुआनिन, थायमीन के साथ हमेशा एडिनिन अटैच होता है। और इन दोनों के बीच में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कराएगा, बीच में क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये एडिनिन और थायमीन के दरमियान डबल होती है, साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान ट्रिपल होती है। सही है, दिस इज़ हाउ डीएनए इज़ मेड।
अच्छा भाई, यही बात पूरी बताई गई। अब बता देता हूँ बेटा, जीन क्या होता है। देखो, जीन हमारे पास जो डीएनए है। अब देखो, डीएनए का बेसिक पर्पस क्या है। द पर्पस ऑफ डीएनए इज़ कि भाई कोई कैरेक्टर प्रोड्यूस करना। अब बॉडी में कोई भी कैरेक्टर प्रोड्यूस होता है, उसकी प्रोटीन बनती है। तो प्रोटीन आर द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो उस अमाइनो कौन से प्रोटीन के अंदर क्या सीक्वेंस होगी, ये डिपेंड करता है डीएनए के ऊपर। डीएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस क्या है। तो दैट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन दैट डीएनए विच इज़ रिस्पॉन्सिबल to arrange amino acid to form a specific protein that produce a character is called gene। सही है। अच्छा भाई, जीन अब हमारे पास मौजूद होता है न्यूक्लियस में होता है। तो न्यूक्लियस से कमांड जारी करता है, एमआरएनए बनाता है। दैट एमआरएनए फॉर्मेशन इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। और फिर वो जाके सिंथेसिस होती है। खैर बहुत बड़ा प्रोसेस है ये, बट मैंने कहा था सिर्फ एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ लें। तो आरएनए होता है, आरएनए की मल्टीपल टाइप होती है हमारे पास। मैसेंजर आरएनए जिसमें कोडॉन होता है, जो कोडॉन 3 बेस के पेयर से बनता है। इट्स अ ट्रिपलेट कोड ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सही है। इन कोड हम एक अमाइनो है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए कि एक प्रोटीन है जिसके अंदर फॉर एग्जांपल 200 अमाइनो एसिड्स हैं, तो उसका एमआरएनए के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे। अब 3 से एक अमाइनो एसिड का कोड होता है, तो ऑब्वियसली 200 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज 600। सही है। इट इज़ अबाउट एमआरएनए जो होता है 3 to 4% होता है टोटल आरएनए का। फिर आता है ट्रांसफ़र आरएनए, जो ऑर्डर आएगा उस ऑर्डर के अमाइनो एसिड को ला के जमा करेगा। ये होता है हमारे पास 70 to 90 न्यूक्लियोटाइड का छोटा सा पार्ट होता है। 70 to 90 न्यूक्लियोटाइड का। और जो है ये तकरीबन 10 to 20% होता है टोटल आरएनए का। और 45 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीआरएनए होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा, इनको याद रखोगे आप। अच्छा, अब एक चीज़ है, बेसिकली इट इज़ अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। सिंगल स्टैंडर्ड होता है, बट जगह जगह पे कहीं भी देखो ये टीआरएनए, देखो कहीं कहीं पे जगह जगह पे डबल स्टैंडर्ड बन रहा है ये, वरना सिंगल स्टैंडर्ड है। सही है। क्या क्या याद रखोगे, 70 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, बट जगह जगह पे डबल स्टैंडर्ड होता है। 45 डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी, और 10 to 20% होता है टोटल आरएनए का। आरएनए इट्स प्रेजेंट आरआरएनए इट्स प्रेजेंट इन राइबोसोम, जो कि 80% जो है आरएनए उससे बना होता है, न्यूक्लियर आरएनए का। और जो है ये किस में इन्वॉल्व होता है, जो अमाइनो एसिड टीआरएनए लेकर आता जाएगा उसको जोड़ता जाएगा और प्रोटीन की फॉर्मेशन करवा देगा। अच्छा जी, लास्ट वन है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड में जब दो मॉलिक्यूल आपस में मिलकर कोई सिंगल मॉलिक्यूल बनाए, दैट इज़ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। जिसमें ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स को सेरिब्रोसाइट्स कहते हैं। रीजनिंग में पूछा जा सकता है। तो देखो, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेरिब्रोसाइट बिकॉज दे प्रेजेंट इन वाइट मैटर ऑफ ब्रेन, माइलिन शीट एंड नर्व फाइबर्स, जब भी उसको हम सेरिब्रोसाइट्स कहते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स म्यूकोइड्स को इसलिए कहते हैं क्योंकि म्यूकस बनाता है। सही है। इसमें क्या होता है, मोस्टली ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड एनिमल एंड प्लांट्स सेल आर लिंक, यानी जो है बेसिकली प्रोटीन और ओलिगोसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड के साथ मिलके बनता है। एनिमल और प्लांट सेल दोनों में होता है प्रोटीन। सही है। ये क्या क्या बनाता है बेटा, या इसका फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के तौर पे एक्ट करता है, एज अ रिसेप्टर होता है, एंटीजन होता है, ये सब होता है। अच्छा, फिर है बेटा हमारे पास लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन जो है हमारे पास लिपिड और प्रोटीन से बना होता है, जिसके अंदर हमारे पास लिपिड थोड़ा सा होता है, प्रोटीन थोड़ा सा होता है, लिपिड ज़्यादा होता है। न्यूक्लियस में होता है, एग यॉक में है, इन जगहों पे मुझे न्यूक्लियोप्रोटीन न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर ये यूजुअली क्रोमोसोम में होता है, हमारे राइबोसोम्स में होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एंजाइम स्टार्ट करेंगे। अब थोड़ा सा एक्सेलरेट कर देंगे क्योंकि अब मैं पॉइंट्स वाइज पढ़ाऊँगा, बुक को एक एक करके रीड कराता रहूँगा, पता चला आपके एग्ज़ाम्स आ जाएंगे। तो होपफुली आई डू होप ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा, ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा।
अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।